हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक और चैप्टर 76 चैप्टर पे आ गए, धीमे धीमे पास आ रहा है। हम बुक ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे सर्टेन क्लासेस के लिए, ऐसे कुछ कैटेगरी के लोग जो कि हमारे देश में पिछड़े रहे हैं, दबे कुचले रहे हैं। उनके लिए संविधान ने शुरू से ही कुछ कुछ ऐसे प्रोविजन लगा रखे थे ताकि इनका सेफगार्ड हो सके। अब वही पढ़ना है, वही जानना है। उसके पहले हमारी उड़ान मैगजीन, अगेन रिमाइंडिंग यू अगेन कि आपका प्रीलिम्स आ रहा है भैया। अब 105 दिन बचे हैं, अब तैयार हो जाओ, अपनी सारी हथियार पहने कर लो, आपको बस अब एग्जाम लिखने वाला है। आ गया एग्जाम। अब ठीक है, क्या हुआ है, संविधान ने यह सोचा कि क्योंकि इक्वालिटी और जस्टिस जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन है, तो हमारे संविधान ने जब इंश्योर करना चाहा था कि भाई हमें करना ही करना है सब सब तरह के वर्गों के लोगों के लिए, कि हमको सबके लिए इक्वालिटी मिल सके, जस्टिस मिल सके, उनको हम अपलिफ्ट कर सके, तो संविधान ने पहले तो ढूंढे ऐसे कौन से लोग हैं। क्या निकले? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, द बैकवर्ड क्लासेस और एंग्लो इंडियंस। ये चार कम्युनिटी हमने आइडेंटिफाई करी कि ये वो लोग हैं जो कि समाज में जो है माइनॉरिटीज में हैं, या इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली या सोशली या किसी और तरीके से ये दबे कुचले हैं। तब संविधान ने बोला कि लो पढ़ो, पार्ट 16 पढ़ो। यहाँ पे आर्टिकल 330 से 342A अमेंडमेंट वाला, तो इसके तहत आप इसके अंदर अगर पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि हमने ऐसे कई सारे प्रोविजन बना रखे हैं। प्रोविजन कैसे कैसे कि रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर्स, यानी कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इन जगहों पे रिजर्वेशन। इसके अलावा स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर्स, के मान लेते हैं अगर रिजर्वेशन नहीं है, होने के बाद भी अगर सीटें नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर अलग से उनको कोई और उनका होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। रिजर्वेशन इन सर्विसेज एंड पोस्ट, नौकरियों में आरक्षण। ठीक है। एजुकेशनल ग्रांट्स, ओके ठीक है, ये भी होना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय आयोग होते हैं, जैसे एनसीडब्ल्यू हमने पढ़ा है। कई सारे कई सारे नेशनल कमीशन हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, पीछे हमने काफी कुछ पढ़ रखा है। इस चैप्टर में जो जो है वो हमने देख रखा है एक तरीके से। अब अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ये कमीशन तो होगा ही जो परमानेंट है। ये वाला जो कमीशन है ये इन्वेस्टिगेशन के लिए है, यानी कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, स्पेसिफिक कोई ऑब्जेक्टिव के लिए हमने इनको बुलाया है, बनाया है कि आइए जरा ढूंढिए क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप पढ़ सकते हो। तो अगर आप इन सारे प्रोविजंस को देखोगे, पढ़ोगे, तो आप कह पाओगे कि हमने कुछ तरीके से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। या तो परमानेंट होंगे, या टेम्पररी होंगे, या फिर प्रोटेक्टिव हैं और डेवलपमेंटल नेचर के हैं। तो ऐसे करके बनाएंगे, यानी कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि परमानेंट नेचर के हैं, ओके फाइन। सम अदर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट ओनली फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। जैसे इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई मौके पे आया है, कोई बात हुई है इतनी बड़ी, तो हमने कोई इन्वेस्टिगेशन बना दिया कि भैया स्पेशल कमीशन है ये इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी, तब इनका काम खत्म हो जाएगा। पर ये तब भी रहेंगे, ये तो नेशनल कमीशन है, ये तो यही तो है। फिर प्रोटेक्टिव एंड डेवलपमेंटल, ऐसे कुछ कुछ प्रोविजन है जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि हम प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं ऐसी क्लासेस को, ओके, फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉइटेशन, इनका, ताकि कभी इनका अहित ना होने पाए। और दूसरा, सम अदर्स एम एट प्रमोटिंग देयर सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, के इनका विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके, सर्वांगीण विकास के लिए हम चाहते हैं, ये चाहिए हमको। तो इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, इस तरीके से हम इनको बांट सकते हैं। ठीक है, ये वाले प्रोविजंस को हम आगे चले। हमने कहा क्या है ये, तो पहले तो ये बताओ। तो क्लासेस की बात कर रहे हैं हम बोलेंगे संविधान को नहीं पता है। संविधान खाली इतना कह रहा है कि कुछ कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कमजोर वर्ग के हैं, जो दबे कुचले हैं, जो परेशान रहे हैं, और इनको हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर कौन एससी है, कौन एसटी है, संविधान ने कहा सॉरी, आई डोंट नो, ये आगे आने वाले प्रेसिडेंट्स, आगे आने वाली सरकार है, आगे आने वाले पार्लियामेंट ये सब कर सकते हैं। सो इट लीव्स टू द प्रेसिडेंट द पावर टू स्पेसिफाई, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, ही कैन, ओनली ही कैन स्पेसिफाई कि कौन पर्सन कौन सी कास्ट में, कौन सी ट्राइब में आता है, और कौन सी ट्राइब जो है ये एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है इन ईच स्टेट एंड यूटी टू बी ट्रीटेड एज एससीज एंड एसटीज। ठीक है। पर क्या राष्ट्रपति सुबह उठ के अपने आप कर दें किसी को भी डेजिग्नेट कि क्या आप एससी हैं, क्या आप एसटी हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि होता क्या है कि राष्ट्रपति जी के पास खाली मोहर लगने के लिए आता है डॉक्यूमेंट। अब उसके पहले ही सरकार, पार्लियामेंट, सब लोग मिलकर उस पर चर्चा कर चुके होते हैं। तब राष्ट्रपति के हैंड एंड सील के द्वारा उस एससी को या उस एसटी ट्राइब को हम बोलते हैं कि हाँ सर, हम आपको कर रहे हैं रिकॉग्नाइज, हम आपको कर रहे हैं ट्रीट। नाउ ये जो लिस्ट है एससी की, एसटी की, इसी वजह से स्टेट टू स्टेट डिफर करती है, और यूटी टू यूटी भी डिफर करती है, वेरी करती है, अलग अलग जगह अलग अलग। कोई स्टेट में कोई चीज, कोई कैटेगरी हमारी ट्राइब हो सकती है, कोई स्टेट में कोई कैटेगरी हमारी हमारी एससी हो सकती है, जो भी हो सकती है। ठीक है। अब स्टेट्स के मायने में प्रेसिडेंट इशूज द नोटिफिकेशन आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। यहां पे गवर्नर का मतलब है कि गवर्नर
इन कंसल्टेशन विद द स्टेट सरकार। तो दोनों चीजें हैं, यानी कि स्टेट की विधानसभा, स्टेट की सरकार जब अलाउ कर दे गवर्नर साहब को कि सर हमारी तरफ से हमारा हमारा जो है रिकमेंडेशन ये है, प्लीज आप ले जाके सेंटर को दीजिएगा, तब गवर्नर साहब जाते हैं कि ठीक है सर चलिए आए, आते हैं, बैठ के बातें करते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई भी एससी या एसटी अगर किसी कैटेगरी को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, तब वो हो तो सकता है प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के द्वारा ही, पर ये होता तब है जब पार्लियामेंट उसको पीछे से गवाही दे दे, पार्लियामेंट उसको पीछे से बैकिंग दे दे कि हाँ सर हमने कि सर हमने इस पे पूरा अपना जो है फैसला निर्धारण कर लिया है, हम मान चुके हैं। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने आप अपना नोटिफिकेशन ला सकते हो, ठीक है अब ले आओ आप। ऐसा नहीं हो कि राष्ट्रपति जी अपने मन से ही बस अपने आप ही एक सब्सिक्वेंट प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन ला रहे हैं कि साहब ये भी एससी है, ये भी एसटी है, ये भी एससी है, ये बैकवर्ड क्लासेस है, ये है, जो भी है, ये नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट की बैकिंग होगी, पार्लियामेंट का सपोर्ट होगा, पार्लियामेंट का जैसे कहते हैं फोर्स होगी पीछे। ओके फाइन। प्रेसिडेंट्स इसी वजह से हैव इशूड सेवरल ऑर्डर स्पेसिफाइंग द एससीज एंड एसटीज, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए। हमने बोला कि कौन कौन है, और इनको हमने बार बार फिर अमेंड भी करते गए, जैसे जैसे अगर जैसे पॉपुलेशन कम होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है, उस हिसाब से वेरी करता रहता है, तो हम उसको चेंज करते रहते हैं। ये हम करते आए हैं, ये हमने देखा भी, कई सारे राष्ट्रपति ने आखिरी आखिरी दस्तखत किए हैं। अब क्या हुआ है, और कुछ हुआ है? हाँ, ऐसे ही हमने बोला है कि एससी एसटीज की तो बात हो गई, पर जो हमारे सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिनको कि हम बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में SEBC, आई बात समझ में? सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस यानी कि हमारे ओबीसी। तो ओबीसी को भी संविधान ने स्पेसिफाई नहीं किया है, कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, वी डोंट नो। पर ये काम है पार्लियामेंट का, ये काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये काम है हमारे राष्ट्रपति जी का। अब 102वां अमेंडमेंट यही बोलता हुआ आया, ये 2018 में आया था कि राष्ट्रपति में विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूटी, किसी भी स्टेट और किसी यूटी के कंटेक्स्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और एनी यूटी, राष्ट्रपति कैन स्पेसिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। फाइन, ओके, बात समझ में आ गई कि यानी स्टेट से हक छीन लिया है कि अब आप नहीं बताओगे कि कौन आपके यहाँ ओबीसी है, नहीं, सेंटर की लिस्ट में आना चाहिए, सेंटर को पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। विच शैल फॉर द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी डीम्ड टू बी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस इन रिलेशन टू दैट स्टेट और यूटी। कि छोटे भाई अपने कमरे में कुछ भी अपनी किताबें सजा दें, कुछ भी कर दें, पर कोई ऐसी चीज ना हो जाए जो कि वहां के लोगों के लिए इंपॉसिबल हो जाए, दिक्कत हो जाए। तो बड़ा भाई ही तय करेगा कि आपके कमरे में स्पेशल एरिया कौन सा है, शेड्यूल्ड एरिया कौन सा है, कौन सी चीज ऐसी है। तो हम बोलते हैं कि ठीक है, राष्ट्रपति जी को ये पावर है। राष्ट्रपति माने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे यूनियन, ओके फाइन। फिर 105वां अमेंडमेंट आया 2 साल पहले, 2021, अभी तो चलो ठीक है 3 साल हो गए। अब हम बात करेंगे, यहां पे एक चीज चेंज हो गई, यहां पे बात हुई, एक वर्ड जुड़ गया, सेंट्रल लिस्ट। सेम चीज है ऊपर, राष्ट्रपति में विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूटी में स्पेसिफाई द एसईबीसी क्लासेस इन द सेंट्रल लिस्ट। अब सेंट्रल लिस्ट का जिक्र होगा कि which shall for the purpose of the central government be deemed to be SEBCs in relation to that state or UT। सेंट्रल लिस्ट से जोड़ के क्या हुआ सर, क्या मिल गया ऐसा अलग से करके इनको? तब हम बात करेंगे, 105वें अमेंडमेंट ने यही बोला कि देखो जो सेंट्रल लिस्ट है, अरे हट जा भैया, ओके ये कुछ और है, एक मिनट, हाँ, नाउ एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन सेंट्रल लिस्ट क्या है। 105वें अमेंडमेंट ने बोला कि आप सेंट्रल लिस्ट देखो, सेंट्रल लिस्ट क्या होती है, कौन से शेड्यूल में आती है ये, जिसमें 3 लिस्टें होती है हमारी, ठीक है, तो वो हमारी सेंट्रल लिस्ट है उसमें से एक। इसमें से ये वो लिस्ट है ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड बाय एंड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारे यूनियन, जो हमारी जीओआई है, ठीक है, ये अपने लिए एक लिस्ट तैयार रखती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल लिस्ट। ऐसा नहीं होगा कि स्टेट जो कहते हैं वो हम मान लेंगे वही का वही, नहीं, हम बोलेंगे कि सेंटर यानी कि यूनियन से जो हमारी केंद्र सरकार है वो अपने आप से ही एक लिस्ट तैयार करके रखती है अपने पास कि कौन ओबीसी है, कौन एससी है, कौन एसटी है, ये है वो है। तो 105वां अमेंडमेंट ने यही बोला कि जो भी आपको एसईबीसी डिफाइन करना है आप कीजिए, किसी भी स्टेट के रिस्पेक्ट में, किसी भी छोटे भाई के रिस्पेक्ट में, और कर लीजिए डिफाइन, कर लीजिए स्पेसिफाई, कर लीजिए डेजिग्नेट, और उसको फिर अपने सेंट्रल लिस्ट में अपने लिख के रखिए अपने पास, ठीक है, यहां आ गई, लिख के रख दी। यहां पे ही हमें पता है कि स्टेट या यूटी जो भी हैं कि इनको इतनी पावर है खाली कि आप अपना प्रिपेयर कर लो, मेंटेन कर लो लिस्ट ऑफ एसईबीसी ओनली फॉर योर पर्पसेस, ओनली फॉर योर पर्पस आप कर लो, लेकिन सेंटर के पास अपने आप हक है, पूरा पूरा हक है कि वो अपने लिए, अपने पर्पसेस के लिए वो अपना तैयार रखेंगे अपनी लिस्ट, ओके फाइन।
द एंट्रीज इन अ स्टेट लिस्ट और यूटी मे बी डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल लिस्ट। ऑफ कोर्स होगी हो सकता है कोई कैटेगरी को या कोई सब सेक्शन को समाज के केंद्र कहे कि हाँ आप तो एसईबीसी हो, और स्टेट की सरकार कहते कि नहीं नहीं आप एसईबीसी नहीं हो, आप तो एसटी हो। तो ये हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। अब ये इसीलिए डिफरेंस आ ही रहा है। दिस कैन बी डन बाय स्टेट और यूटी ओनली बाय लॉ। ऐसा नहीं कि बस बेमन से हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं। विधानसभा में पारित करो, अच्छे से डिस्कशन करो उसके ऊपर, सबका रिप्रेजेंटेशन लो, उसमें गवर्नर के साइन करवाओ, तब जाके वो नोटिफाई हो पाएगा, तब जाके हम उसको लिख पाएंगे एक जगह कि हाँ ठीक है ये ऑफिशियल है। अब जो प्रोविजंस हैं वो क्या हैं? तो पहला प्रोविजन है आरक्षण। आरक्षण फॉर एससीज एंड एसटीज इन द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, कहीं ना कहीं तो हम बात करेंगे कि एससीज और एसटीज के लिए जो रिजर्वेशन की बात हुई है इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दैट इज एसएलए, दैट इज विधानसभा, दोनों जगहों पे आरक्षण की बात हो गई है। आर अलॉटेड बेस्ड ऑन पॉपुलेशन रेशियो, जितनी जितनी आबादी जिस हिसाब से, उस हिसाब से उनको सीटें अलॉट हुई हैं। अब ये जो आरक्षण था, ऑफ कोर्स एज एवरीवन नोज, ये 10 साल के लिए था। 10 साल के बाद ये माना जाना था कि इनकी कंडीशन को देखते हुए, इनकी कंडीशन को समझते हुए कि अगर ये अपलिफ्ट हो रहे हैं, अगर वेलफेयर हो रहा है, तो फिर रिजर्वेशन की पॉलिसी को फिर देख लेंगे, बाद में रिव्यू कर लेंगे। पर ये कभी नहीं हुआ, ठीक है, बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया, और अभी 2030 तक तो रिजर्वेशन है ही है, तो अब ये रहेगा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अ स्टेट, अब जो आप पीला पीला देख रहे हो, ये पीला पीला है एससी, ओके फाइन। ये जो पिंक पिंक है ये है एसटी सीट, ये एससी एसटी सीट है फॉर लोकसभा। राजस्थान से 25 एमपी जाते हैं लोकसभा में, उसमें से 4 और 3 7 ये हैं एससी एसटी सीटें, ये रहेंगी। अब जो राजस्थान की विधानसभा की जो असेंबली है ये है 200 लोगों की, ओके फाइन। यहां पे 34 और 25, 34 एससी सीटें हैं, 25 एसटी सीटें हैं। ये समझ में आ रहा है? दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? इसको अच्छे से कर देता हूं मैं, ठीक है। एससी और एसटी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी इन 200 में से तकरीबन तकरीबन मान लेते हैं 35 25 मिला के 35 5 40 40 20 60, तो ऐसे 59 सीटें हैं 200 में से जो एससी और एसटीज के लिए अपने रिजर्व में, ओके फाइन। ये हो गया, समझ में तो आ गया कि हाँ आरक्षण का प्रोसीजर है ताकि इनका रिप्रेजेंटेशन, ताकि इनका जो है जितना भी इनका जो पूरा वेलफेयर है समझ में आए, लोगों को मिले, हितों को, सबके हित उन तक पहुंचे। क्योंकि 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 हमारा आर्टिकल 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोलता हुआ आया है कि एससीज और एसटीज के क्लेम्स को प्लीज आप ध्यान में रखें सर्विसेज और पोस्ट के मैटर्स में। अब यहीं पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे एससीज और एसटीज के जो जितने क्लेम्स हैं हमें उनको कंसिडर करना है इन द अपॉइंटमेंट्स टू पब्लिक सर्विसेज, और ये जो क्लेम है इनके, इनको कंसिडर करना मैंडेटरी है, वाइल वाइल इंश्योरिंग, ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो जाए एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को नुकसान हो जाए, नहीं ये ना होने पाए। अब ये बहुत बड़ी चीज है एक किसी संस्था के लिए, अब जो केंद्र सरकार जैसी हो, इतनी बड़ी संस्था हो, जिसको ये भी मेंटेन करना है कि भैया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले सबको, ये भी मेंटेन करना है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में कमजोरी ना आ जाए, और ये ध्यान में रखते हुए कि एससी और एसटी के क्लेम को कोई अनसुना ना कर दे। 82nd अमेंडमेंट ने यही बोला था 2000 के ने कि यहाँ पे हम प्रोविजन एक लाना चाह रहे हैं, एससीज एंड एसटीज इंक्लूडिंग रिलैक्सेशन ऑफ इन इन जो हमारे जो कट ऑफ मार्क्स होती है, जो स्टैंडर्ड्स फॉर प्रमोशन होते हैं पब्लिक सर्विसेज में, कैसे प्रमोशन होगा, किन बेसिस पे होगा। तो अब यहाँ पे ना कई सारा हमने देखा है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल यहाँ पे डिबेट्स होती हैं, और बहुत ही कंट्रोवर्शियल तो है ही है। अब क्यों है, आपको एग्जांपल के तौर पे मैं अगर दूं तो आपको पता होगा कि कई लोगों ने इसका दंश भुगता है, और कई लोग ये बोलते हैं कि सर ये क्या है, ऐसा क्यों है। अब ये है मोदी जी का ट्वीट 2021 का, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि नीट की बात करते हैं, चलो ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में 27% ओबीसी का आरक्षण है, और ये बहुत खुश होते हुए इन्होंने बताया कि हमारा लैंडमार्क डिसीजन है कि हम ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10% हम आरक्षण दे रहे हैं इन द ऑल इंडिया कोटा। रिजर्वेशन नीट में इस हद तक है कि 65% सीट्स आर रिजर्व्ड, और इसका असर यहां दिखता है। एक ऑल इंडिया रैंक 2 जो नीट पीजी में आया है, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन, वो कह रहे हैं कि मैं एमडी डरमा नहीं पढ़ सकता हूं एमएएमसी में या दिल्ली में या केईएम मुंबई में, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी है।
एक भी सीट नहीं है। ओपन कैटेगरी हैव बीन रिड्यूस टू 0, एब्सोल्यूट इनजस्टिस टू मेरिट। और इनके क्लेम ये हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं, आप एमबीबीएस कर चुके हैं, तब आपको आरक्षण क्यों चाहिए, क्या वजह है, क्या क्या प्रॉब्लम है कि अब भी आप अपने आप को पिछड़ा मानते हो। अब तो आप डॉक्टर हो, आप उन्हीं एमबीबीएस कॉलेजेस से पढ़ के आए हो जहाँ से हम लोग पढ़ के आए हैं। तो ये कह रहे हैं कि मेरी तो ये डॉक्टर है अर्जुन, इन्होंने बताया है कि 2021 का मैंने एग्जाम दिया है नीट पीजी का, मेरी ऑल इंडिया रैंक 2 आई है। ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 2 अगर यूपीएससी में आ जाए तो आप तो जिस सर्विस या जिस कैडर पे उंगली रखोगे वो आपको मिलेगी। ठीक है, फाइन, गुड, समझ में आ रहा है। ऑल इंडिया रैंक 2 मींस यू आर गॉड ऑन अर्थ। आप तो फिर तो आपके हाथ में सब कुछ है, होम कैडर, होम सर्विस, जो आपको चाहिए मिल जाएगा। ठीक है, फाइन। हम कह रहे हैं ऑल इंडिया रैंक 2 में अगर इस शख्स को, इस डॉक्टर साहब को, अगर अपने मनपसंद अपना सब्जेक्ट, अपना कोर्स पढ़ना है तो वो नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि 0 सीट्स हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस देश की, बहुत ज़्यादा हमने हमने मेरिट खोई है। और कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना तरीके से, अपने अपने एक्सपीरियंस से बताया है। तो ये डॉक्टर हैं सोमशेखर निम्बलकर जी। इन्होंने कहा है कि मेरे सामने कई ऐसे कॉलेजेस रहे हैं जहाँ पे 17 साल का एक लड़का या लड़की आता है आरक्षण के तहत, और वो 30 साल के एक शख्स से जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनसे वो पढ़ाई करता है। ठीक है, फिर क्या होता है, 25 साल बाद आप देखो क्या होगा। 25 साल बाद वही लड़का जो 17 साल की उम्र में आरक्षण के तहत आया था अंदर, आरक्षण पॉलिसी का बेनिफिट लेके, वो शख्स वो प्रोफेसर बन जाता है, एचओडी बन जाता है उसी डिपार्टमेंट का, एंड उस प्रोफेसर से जिससे उसने पढ़ाई करी थी वो उसका बॉस बन जाता है आरक्षण की वजह से। अगर ये फेयर है तो फेयर है, अगर अनफेयर है तो अनफेयर है, पर ये सच्चाई है, ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है। इसीलिए इसीलिए आप देखोगे कि कितने सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स समझते हो आप, कई ऐसे लोग जो जो जिनकी वैल्यू या जिनके पास पैसा बहुत है, वो लोग क्या करते हैं, वो इंडिया से बाहर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया में मेरिट की कदर नहीं है, वो कहते हैं इंडिया में जो है चांसेस नहीं है, इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन लिविंग जो हमारे लिविंग कंडीशंस हैं वो इंप्रूव नहीं हो रही हैं। टैक्स भी दे रहे हैं, रिजर्वेशन की मार भी झेल रहे हैं, तब भी अगर हमें साफ हवा, साफ पानी, अच्छी सड़कें, अच्छा ट्रैफिक, अच्छा ऑफिस, अच्छा घर नहीं मिल रहा है, तब हम यहाँ क्यों रहे? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, आप सरकार का डेटा देखो, जो इन्होंने पार्लियामेंट में दिया था कि जितने भी लोगों ने सिटीजनशिप छोड़ी है, जितने भी लोग बाहर गए हैं, वो लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि वो हाई नेटवर्थ है इसीलिए वो बाहर जा भी सकते हैं, और वो बाहर चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि हम अगर जर्मनी में अगर हम 40% इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, क्योंकि जर्मनी में उनको उतने उतने पैसे पे करने के बाद उनको वो लाइफ सर्विसेज मिल रही है, वो लिविंग कंडीशन मिल रही है, फ्री हेल्थ केयर है वहाँ पे, अच्छा हेल्थ केयर है, अच्छा यूरोपियन कंट्री है, साफ है, लोग अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, कोई ऐसा यहाँ पे मारा मारी नहीं है जो कई यहाँ पे इंडिया में हम देखते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए नहीं है यहाँ पे रिसोर्सेज, किसी किसी के लिए नहीं, लोग भुगत रहे हैं यहाँ पे लाइफ अपनी, परेशान हो रहे हैं। सो उनका ही तो उन्हीं का ही कहना था, ना तो रिजर्वेशन पॉलिसी है, ना सीधी साफ मेरिट है। इफ यू आर परफॉर्मिंग, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, देन यू विल बी रिवॉर्डेड, दैट्स इट, यही होता है। ये है एक प्रॉब्लम जो रिजर्वेशन की हमारे देश ने कई समय से भुगती है। ठीक है, ओके। अब एससीज और एसटीज के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात, ये दूसरा प्रोविजन है जो संविधान में है, स्पेशल प्रोविजन फॉर द क्लासेस। क्या है? फॉर सर्टेन क्लासेस, कि राष्ट्रपति शुड सेट अप पर राष्ट्रीय आयोग फॉर एससीज। ठीक है, क्या करने के लिए? टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, काय काय के लिए? फॉर एसटीज एंड रिपोर्ट टू हिम। ठीक है, ओके, फाइन। आपको याद है पहले एससीज और एसटीज के लिए सेम ही आयोग की बात थी, आर्टिकल में एक ही बात लिखी हुई थी। ओके, फिर तो पहले इन दोनों को क्लब कर रखा था कि ये भी और ये भी दोनों एक ही है। बाद में बोला गया कि नहीं नहीं, दोनों के लिए नहीं हो पाएगा। आपको पता है एससीज अभी भी एक और सर्टेन क्लासेस के लोगों के लिए बात करते हैं, जो लोग इंडिया में जो पैदा तो हुए हैं पर उनकी इंडियन लीनिएज नहीं है, कहीं बाहर से आए, उनको हम नाम देते हैं, उनको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं। ठीक है, आपको पता है एनसीएससी की कॉम्पोजिशन कितनी है? एनसीएससी की एनसीएससी की कॉम्पोजिशन, यानी चेयरमैन कौन है इनमें, कितने हैं इनमें, मेंबर्स कितने होते हैं इनमें, तो ये जरा मुझे बताना। सेम गोज फॉर एनसीएसटी ऑल्सो, कि राष्ट्रपति शुड ऑल्सो सेट अप एनसीएसटी टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर रिलेटिंग टू द एसटीज, जो इनके लिए सेफगार्ड्स लगे हुए हों। और ये 338 की वजह से हमने इन दोनों को अलग अलग किया। हमने बोला नहीं, एनसीएससी एक रहेगा, एनसीएसटी एक रहेगा, ये डिफरेंट आयोग है, वो डिफरेंट आयोग है।
दोनों अपने अपने काम करेंगे। राष्ट्रपति के पास इन सब की रिपोर्ट जाएगी और राष्ट्रपति इसको पार्लियामेंट में डालेंगे अलोंग विद द एक्शन टेकन, अपना जो भी इनका मेमोरेंडम आता है साथ में। ठीक है, तो इसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट में लिखा होगा कि आयोगों की कौन सी रिपोर्ट पे सरकार ने क्या एक्शन लिया, और अगर नहीं लिया तो बताइए क्यों नहीं लिया। ठीक है, प्रीवियसली संविधान ने बोला हुआ था कि एनसीएससी और एनसीएसटी के लिए एक ही आयोग रहेगा, लेकिन 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 2003 के अमेंडमेंट के बाद हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ये डिफरेंट डिफरेंट करना है, एक अलग एक अलग। ठीक है, तो अब एनसीएससी और एनसीएसटी, फाइन। एनसीएससी मैंने अभी कहा कि एक और पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में ध्यान रखता है हमेशा, वो जरा कम्युनिटी मुझे बताना कौन सी है। ठीक है, ओके फाइन, आगे चले हम। हमने कहा ऐसा क्या है कि अगर कहीं पे हम अगर शेड्यूल्ड एरिया की बात कर रहे हो, अगर कोई हमें जहां पे जो बहुत ही ज्यादा एकदम ट्राइबल एरिया है, जहां पे ट्राइब ज्यादा हैं, जो हमने शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर रखा है। शेड्यूल्ड एरिया घोषित करते हैं कौन से शेड्यूल में लिखे होते हैं सारे, ठीक है, बताना। तो जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति एक कमीशन का तो गठन करेंगे ही करेंगे टू असेस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, कि यहाँ पे प्रशासन कैसा चल रहा है। ये शेड्यूल्ड एरिया को अगर हम इतनी इंपॉर्टेंट तरीके से, सेंसिटिव एरिया है, डेलिकेट एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो लोग रहते हैं वो अपने ही कुनबे में रहते हैं, अपने ही तबके में खुश रहते हैं, वो बाहर मॉडर्न वे ऑफ लाइफ से या इन सब चीजों से ज्यादा अवगत नहीं है, होना भी नहीं चाहते, अपने आप को स्वतः रूल करते हैं। ठीक है, पर हमें ये तो पता चले कि वो रह कैसे रहे हैं, और वहां पे जो एसटीज है उनका वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एक आयोग बने, जो आयोग ये पूरी पढ़ाई करे कि यहाँ पे प्रशासन कैसे चल रहा है, सुशासन है कि नहीं, बस। तो कमीशन इज मैंडेटेड एंड इट्स अपॉइंटमेंट इज कंपलसरी आफ्टर 10 इयर्स, ये तो होना ही होना है। अब इसीलिए यानी कि 1950 में संविधान आया, 1960 में हमने सोचा कि लाओ ले आए, जब क्योंकि अब अगर संविधान ने कह रखा तो लाना ही पड़ेगा। तो यूएन देवर जी की अध्यक्षता में कमीशन आया पहली बार 1960 में। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। अब क्या होता है, सेकंड कमीशन फिर से आता है दिलीप सिंह भूरिया जी की अध्यक्षता में। ये आया था 2004 में, 2002 में आया था, और 2004 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी कि साहब ये रही हमारी तरफ से रिपोर्ट। अब सेंटर ने क्या किया, अपने एग्जीक्यूटिव पावर को यूज किया है कई बार, और स्टेट्स को बोला हुआ है कि हम आपको डायरेक्शन देते हैं कि ये जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, ये जो एसटीज का वेलफेयर करना है आपको, तो इसमें ये और एंगल याद रखिएगा, आपको ये और करना है। कोई भी अगर आपको नई स्कीम का एग्जीक्यूशन करना है, कोई भी नया डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट निकालना है, कुछ भी करना है, ध्यान में रखिएगा एसटीज का वेलफेयर, ध्यान में रखिएगा कि एसटीज का हित कैसे कैसे और हो सकता है, ये ध्यान में रखवाया। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। अभी और चले हम, हमने कहा बैकवर्ड क्लासेस ये भी तो है एसईबीसी। ठीक है, तो इनका भी राष्ट्रीय आयोग एक है, आ गया। अब एनसीबीसी वाज एस्टैब्लिश्ड 1993 थ्रू अ पार्लियामेंट्री एक्ट। पार्लियामेंट्री एक्ट यानी कि जब बना तब वो एक स्टैट्यूटरी कमीशन था, किसी एक्ट के द्वारा बना था, संविधान में नहीं आया। अब फिर संविधान में 102वां अमेंडमेंट होता है, एंड दिस ग्रांट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द कमीशन बाय इंट्रोड्यूसिंग आर्टिकल 338 बी, 338, 338 ए, 338 बी, तीनों हो गए। ठीक है, राष्ट्रपति इज मैंडेटेड टू एस्टैब्लिश एनसी ऑफ एनसीएसईबीसी। ठीक है, ये हो गया, टू इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो आप पहले कमीशन बनवाइए, इनकी रिपोर्ट्स को ध्यान में रखिएगा। द प्रेसिडेंट मस्ट प्रेजेंट ऑल कमीशन रिपोर्ट्स टू पार्लियामेंट अलोंग विद एक्शन टेकन मेमोरेंडम। ठीक है, एनसीएससी की, एनसीएसटी की, एनसीबीसी की, मुझे कमीशन मुझे इन तीनों कमीशंस की कॉम्पोजिशन चाहिए, चेयरमैन प्लस कितने मेंबर्स। ओके फाइन, हम गए आगे। हमने कहा ये बताओ कि सर कोई आपत्ति हुई, कोई अगर प्रॉब्लम हुई किसी को, कोई अगर बैकवर्ड क्लासेस परेशान है, क्या है, तब ऐसे में प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट एंड रिकमेंड इंप्रूवमेंट्स, कि ये फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है। ठीक है, फिर आपका काम क्या है कि आप यहां आ तो गए हो, आपको ये बताना है कि जो प्रॉब्लम चल रही है एनसीबीसी के साथ, हम इनका कैसे सुचारू रूप से इनका सारा समाधान कर सकते हैं, क्या बढ़िया मेथड हो सकता है फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड वेलफेयर ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक बात है। अब द कमीशंस रिपोर्ट अलोंग विद एन एक्शन टेकन मेमोरेंडम मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट है हर चीज का, जब कहीं पे कुछ नहीं था तो पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट ही जेनेसिस है हर चीज की, अब पार्लियामेंट से ही निकला है तो पार्लियामेंट तक ही आना चाहिए क्या क्या रिपोर्ट बनी है। कमीशन पहली बार बना था इस चीज के लिए अंडर द प्रोविजन, क्योंकि बनाया तो गया ही था। तो काका कालेलकर जी की अध्यक्षता में पहली बार कमीशन आया 1953 में। काका कालेलकर जी के बारे में मैंने आपको कुछ बताया भी था पहले, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, बहुत बड़े लीडर थे अपने समय के, काका जी कहते थे इनको। कुछ याद है इनके बारे में मैंने क्या बताया था? ठीक है, ओके फाइन। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, 2 साल लगा दिए रिपोर्ट बनाने में, पर जो रिपोर्ट दी भी उसके बाद भी उस रिपोर्ट पे कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्ट जो थी बहुत ही वेग लैंग्वेज में लिखी हुई थी, क्या एससीबीसी जो है परेशान है,
क्या परेशान है? हम हाँ परेशान है। आगे तो बताओ परेशानी क्या है परेशान है तुम बस समझो। अच्छा ठीक है, तो क्या काम करें इस पे? कि काम करो आप इस पे। अरे तो काम तो बताओ क्या करना है? तो कि नहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सोचो। अरे तो सर बता दो, इस क्यों ऐसी वेग रिपोर्ट बना दी? क्यों इम्प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन दे रहे हो? क्या मतलब कर रहे हो आपस में? मेंबर्स ही आपस में मार कुटाई हो गई, मतलब मारा नहीं पर वर्बल स्पैट हो गया आपस में। कह रहे सर ऐसे थोड़ी होता है, आप तो कुछ भी लिखवा रहे हो, ऐसे हम नहीं लिखेंगे। तो उन्होंने कहा तुम मतलब को हम लिख देंगे खाली। तो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं रही, कुछ नहीं हुआ। फिर सेकेंड टाइम रिपोर्ट आती है, एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल नेम, द बीपी मंडल। बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में रिपोर्ट आती है इनके कमीशन की। इस कमीशन की रिपोर्ट इन्होंने 1980 में दे दी और इसके बाद 10 साल लग गए इस इनकी रिकमेंडेशन को अटेंशन पाने में। 1990 में जब वीपी सिंह सरकार ने ये बोल दिया कि हाँ जो रिकमेंडेशन है हम उनको स्वीकार करते हैं, उनके रिकमेंडेशन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और 27% ओबीसी को आरक्षण मिल गया इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड द पब्लिक पोस्ट। फिर इसके बाद हमें पता है 1990 में तो ये हो गया, 1990 प्लस 1990। तो फिर इसके बाद क्या होता है, एक केस होता है उसका नाम आई से शुरू है, जिसमें फिर लगा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ हम समझते हैं प्रॉब्लम है, सब कुछ है, पर ऐसा नहीं हो कि मेरिट पे प्रॉब्लम आ जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ना हो पाए। हम कैप लगाते हैं, हम कैप लगाते हैं रिजर्वेशन पे। इसी इसी केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। कौन सा केस है ये? बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। ओके, अब इसके बाद स्पेशल प्रोविजंस फॉर एंग्लो इंडियंस, जो मैं पीछे क्वेश्चन पूछ रहा था कि एंग्लो इंडियंस के लिए क्या कहीं कोई कुछ विचार है, कोई बात है? एंग्लो इंडियन है कौन? एंग्लो इंडियन वो हुआ वो पर्सन माने कोई भी, अब चाहे सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, whose father or any of whose other male progenitors, यानी कि सिर्फ पिता या मर्द साइड से कोई और हमारा वंशज पूर्वज जो भी पुराना, वो अगर वो रहा हो इन द मेल लाइन इज और वॉज ऑफ यूरोपियन डिसेंट। जैसे हम आज भी हमारे एक जो सोसाइटी की मेंटालिटी में क्या है कि हाँ साहब ये बताओ आपके फादर कौन है, आपके ग्रैंडफादर कौन है? हाँ मामा नाना छोड़ दो, हम नहीं जानते उन्हें, मम्मी की साइड छोड़ दो, पापा बताओ, दादा बताओ, वो आपकी लीनिएज है, वो आपका फैमिली ट्री है, वो पता चल रहा है कि आपका रूट्स कहाँ पर है। खाली बाप और दादा परदादा इधर की साइड से, ठीक है। तो वहीं से हम मानते हैं कि हाँ सर ठीक है भैया, आप जो हो, आप जिस भी तरफ से हो, चाहे भरतपुर से हो, चाहे आप कोई बाड़मेर से हो, चाहे आप कहीं से हो, इधर से हो उधर से हो, तो ये देखा जाता है कि आपके दादाजी का गांव कौन सा था, आपके पिताजी का गांव कौन सा था, आपके पिताजी कहाँ पैदा हुए, आपके पिताजी थे कौन। मम्मी की साइड से कभी कोई देखा नहीं जाता। मम्मी क्या, मम्मी तो अपना घर बार छोड़ के आपके आई है ना, तो मम्मी का कोई हैसियत थोड़ी ही है। मम्मी तो बस अपना घर बार उजाड़ के छोड़ के अपने आ गई हैं, आपको बड़ा किया है, अब जो भी है मम्मी का वो आपके पिताजी का है, ठीक है। तो यही माना जाता है सोसाइटी में, ये दिमाग यही चल रहा है। तो अभी भी यही है, उसमें यही था एंग्लो इंडियंस के लिए कि एंग्लो इंडियंस हम उसे मानेंगे जिनके फादर या मेल प्रोजेनेटर्स, दादा परदादा ताऊ जी कोई और पीछे के लोग, ये लोग जो उस लाइन में हैं, इस एंग्लो इंडियन के लीनिएज में हैं, यानी कि डायरेक्ट लाइन में हैं, अगर कोई प्रोजेनेटर्स इज और वाज ऑफ यूरोपियन डिसेंट पर हु इज डोमिसाइल्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो टेरिटरी ऑफ इंडिया 1950 में मानी जाती थी कि जो 1935 के जीओआई की टेरिटरी है, आपको याद है 1935 जो जीओआई एक्ट था, इस एक्ट में जो बोला गया था कि हमारी टेरिटरी इंडिया की क्या है, एक अखंड भारत वाली टेरिटरी, तो अगर उस टेरिटरी में कोई पैदा हुआ है तो वो सिटीजन है ही है, या उस टेरिटरी में कोई अगर रहा है या संविधान के लागू होने के समय कोई अगर यहाँ था तो वो इंडियन है, जो भी है। तो उस टेरिटरी में जो भी डोमिसाइल्ड हुआ होगा इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इज और वाज बोर्न विद इन सच टेरिटरी ऑफ पेरेंट्स हैबिचुअली रेसिडेंट देयर इन, जो वो उन पेरेंट्स वो जहां वो ऑर्डिनरीली वहां रहते थे और उनके यहाँ वो अगर बच्चा पैदा होता है, देन नॉट एस्टैब्लिश देयर फॉर टेम्पररी प्रोविजन। अगर मतलब कोई अगर थोड़े समय के लिए आए या बच्चा कर लिया फिर चले गए, नहीं, वो नहीं माना जाएगा। हम बोलेंगे जो ऑर्डिनरीली यहाँ रिसाइड कर रहे थे, ऐसे लोग जिनके की फादर या दादाजी या परदादाजी या ऐसे कोई और लोग जो यूरोपियन रहे हो, यहाँ रह रहे हो ऑर्डिनरीली, उनका कोई बच्चा हुआ होगा, चाहे इंडियन किसी मदर से या श्रीलंकन मदर से या बर्मीज मदर से या नेपालीज मदर से या अफगानी पाकिस्तानी मदर से, कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा। पर अब वो यहाँ रह रहे हैं, यहीं के हो गए, तो वो एंग्लो इंडियन हो गए। इन एंग्लो इंडियंस को आजादी के बाद हमने कहा कि भैया आपको 2020 से पहले तक ये होता था कि राष्ट्रपति जी आप में से कोई दो शख्सों को नॉमिनेट करते हैं इन द लोकसभा, ये लोकसभा में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका हो सकता है भाई रिप्रेजेंटेशन कोई इन्हें देने वाला ही ना हो।
अब एंग्लो इंडियंस यहाँ रह रहे हैं, जो इंडियंस है तो वो इंडियन टेक्निकली, पर क्या सोसाइटी उनको बोलेगी नहीं यार तुम्हारे तो पूर्वजों ने हम पे राज किया है, तुम तो बहुत ही ज्यादा शातिर लोग हो, तुम तो क्रूर लोग रहे हो, तुम तो ये हो वो हो। तो ऐसे एंग्लो इंडियंस का जो है शोषण ना हो जाए, इनकी प्रताड़ना ना हो जाए, ये माइनॉरिटी हैं, छोटे से लोग रह गए यहाँ पे। अब इन लोगों के लिए हमने बोला कि आर्टिकल 331 आप ही के लिए था, यही था कि आपको क्या आपको अगर कोई तरीके से अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा हो, देन यू कैन गो टू लोकसभा, जाओ आप नॉमिनेटेड मेंबर। ये लोग कुछ एक काम नहीं कर सकते हैं लोकसभा में जाके, कौन सा काम है वो, नॉमिनेटेड मेंबर्स, पता ना मुझे। फिर 2020 से पहले यही चीज गवर्नर भी करते थे अपने अपने स्टेट्स में। वो ये करते थे कि 1 मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो जा सकते हैं स्टेट की विधानसभा में आर्टिकल 333 की बदौलत, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन इनसफिशिएंट था इन द स्टेट की विधानसभा। ठीक है भैया, ओके। पर ये सब मैं 2020 के पहले क्यों कह रहा हूँ, 2020 के बाद क्या हो गया ऐसा? 2020 के बाद ये हुआ कि हमने बोला थैंक यू वेरी मच, नहीं चाहिए। अब ये आरक्षण पहले 1960 तक चलता रहा, क्योंकि हर एक 10 साल के लिए ये भी एप्लीकेबल था। ठीक है भैया, चलता गया चलता गया चलता गया। 2009 में एक 95 सीए आया था जिसने बोला था कि 2020 तक इनका एक्सटेंशन है। अब 104वां अमेंडमेंट हुआ 2019 में, जहां पे हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, हमने कह दिया नॉट एनी लॉन्गर रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए। जनवरी 25 2020 के बाद इनका ये नॉमिनेशन, जो इनके लिए 2 सीटें हैं स्पेशल एंग्लो इंडियंस के लिए, नो मोर, नहीं चाहिए, डिसकंटिन्यूड, हटा दिया, थैंक यू, जा सकते हैं, नहीं चाहिए। हमने ऐसे करके बोल दिया, ठीक है, बात खत्म हो गई। अब जो सर्विसेज में, एजुकेशनल ग्रांट्स में एंग्लो इंडियंस के लिए, क्योंकि इनके अपने स्कूल्स होते हैं, अब यहाँ के राजा रहे हैं ये लोग, एंग्लो इंडियंस भैया। उस समय तो ये सिविलाइज लोग थे, इंडियंस को तो बाकियों को तो कहते थे अरे अनसिविलाइज लोग हैं, अनकल्चर्ड लोग हैं, ये क्या है, बाहर यहाँ से बाहर जाओ। तो अब क्योंकि ये यहाँ के रहे हैं, यहाँ के लोग, ये लोग इनके अपने कॉलेजेस रहे थे, इनके अपने बड़े बड़े सेंट स्टीफेन, सेंट पीटर, सेंट जॉर्जेस, सेंट फ्रांसिस, सेंट लॉरेंस कर करके इनके कॉलेजेस हैं, सब कुछ है, ओके फाइन। तो इंडिपेंडेंस से पहले तक स्पेसिफिक पोस्ट इन यूनियन सर्विसेज वर रिजर्व फॉर एंग्लो इंडियंस। आजादी से पहले, मतलब क्योंकि एंग्लो इंडियंस हो, आपके फादर मदर जो यूरोपियन हो, आप लोग कॉकेशियन रेस के आए हो, और आपने इंडियन किसी लड़की से शादी कर ली है, ओहो वाओ सो बैड। तो आपने क्या किया, तो आपने इंडिया में आके आपने यहाँ पे काम किया, और यहाँ पे आके आपने शादी कर ली, किसी तरह आपका बच्चा हो गया। इस बच्चे को इंडिया में रहते हुए आजादी से पहले यहाँ पे इन पोस्ट्स में इनको आरक्षण मिलता था। अच्छा भैया ठीक है, कैसी कैसी पोस्ट में, अच्छी अच्छी पोस्टों में, रेलवेज, कस्टम्स, पोस्टल, टेलीग्राफ सर्विसेज, ये इंडिपेंडेंस के पहले था। अच्छा ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर एंग्लो इंडियंस रिसीव्ड स्पेशल ग्रांट्स फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट्स, कई समय तक ड्यूरिंग दिस पीरियड इनको ही मिलता रहा। ठीक है भैया, पैसा देना पड़ेगा, अच्छे कॉलेजेस, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जैसे जैसे रुड़की, आईआईटी रुड़की। तो आईआईटी रुड़की पहले क्या था, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था, बहुत बड़ा, आरईसी देश का बहुत बड़ा कॉलेज उस समय का। तो वहाँ पे थॉमसन थॉमसन बिल्डिंग है, बड़ी फेमस है वहाँ पे। तो ये एक इंग्लिश कॉलेज था इंजीनियरिंग के लिए। अब यहाँ पे इंग्लिश कॉलेज, इसमें कुल 15 सीटें होती थी, 15 सीटें, उसमें से कितने ही अंग्रेज पहुंचते थे और कितने इंडियंस पहुंच पाते थे, अंदाजा लगा लो उस समय। ठीक है, तो दीज बेनिफिट्स कंटिन्यूड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन अ प्रोग्रेसिवली डिमिनिशिंग बेसिस। समय समय पे इनको कम करते गए, कम करते गए। ठीक है, अब आपको दे दिया आरक्षण, तब उस समय आप राजा हुआ करते थे, आप थोड़ी राजा, जाओ यार, चलो हो गया, इतना बात लोकसभा में बैठने को बोल देते हैं, उतना बहुत है, चुप रहो। ठीक है, ओके। तो 336 ये रहा, 337 ये रहा। ठीक है, तो यही है वो आर्टिकल्स की लैंग्वेज, यही है। पर इन सारे प्रोविजंस को हमने खत्म कर दिया 1960 में। हमने कहा अब बस हो गया, गए राजे रजवाड़े सब लद गए जमाने, अब नहीं हो, आप रहना चाहो रहो, नहीं तो जाओ, जा सकते हो, समुद्र के रास्ते जाए, समुद्र के रास्ते जाओ, वापस जाओ। ठीक है, ये बोल दिया, ओके फाइन। नेशनल कमीशन फॉर एससीज विज वी एंग्लो इंडियन, इन्हीं पे ही एनसीएससी पे ही निर्भरता है आज भी। द एनसीएससी हैज सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जैसा कि उनको एससी के लिए जिम्मेदारी है, सेम टू सेम जिम्मेदारी उनको दी जाती है फॉर द एंग्लो इंडियंस ऑल्सो। कि भैया देश में अगर 2-4 जो अंग्रेज रह गए हैं, जो अंग्रेज चले गए, अपनी अंग्रेजी छोड़ गए, तो उन अंग्रेजी के लिए आप ही जिम्मेदार हो, एनसीएससी प्लीज उनका ध्यान रख लेना। कोई अगर प्रॉब्लम आ जाए तो वो आप ही तक लेके आ जाएंगे। अब कमीशन इज मैंडेटेड टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स कंसर्निंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड, जो देश में हो, फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट मिले, जो फाइंडिंग में ढूंढे, वो सारी की सारी राष्ट्रपति को बता दो सर कि ये प्रॉब्लम निकली है, ये प्रॉब्लम देख लो आप, इनका कुछ हो पाए तो। ठीक है, ये बता देते हैं। सो हमारा चैप्टर हो गया खत्म। अगली क्लास में मिलेंगे, जहां पे हम पढ़ेंगे एक और स्पेशल प्रोविजन। वो पढ़ने के लिए थोड़ा समय देना, कल मिलते हैं। टिल देन कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।